ये जो आरएसएस है 1925 की बात है कि उनका नाम था केशव बलराम अग्रवाल करके उनका कुछ नाम था। पेशे से तो एक तबीब थे, यानी कि एक डॉक्टर थे और नागपुर में होते थे वो। लेकिन उन्होंने सोचा कि हम भी एक ऐसी हिंदू ही कौम परस्त हैं और हमारे तरफ भी हमारी सकाफत है, इतने अरसे से हमारा जो हम कहते हैं बड़े हज़ारों साल हमारे देवी देवता हैं, उतने सारे लोग हैं। तो ये जो अंग्रेज़ हम पे आ गए हैं, दूसरी तरफ मुसलमान अपनी जद्दोजहद कर रहे हैं, तो हम क्यों अपनी रिप्रेजेंटेशन जो है वो खो दें। ये वेलफेयर ट्रस्ट की तरह काम तो नहीं कर रहे थे? देखिए, शुरू में इन्होंने बहुत ऐसे काम किए जिसकी वजह से इनको बहुत पजीराई भी मिली। अभी जैसे मैंने बात की थी कि तरबियत याफ्ता स्काउट के कैंप, तो ये जो तरबियत इनको मिली है, नरेंद्र मोदी वाज द पर्सन हु गॉट दैट काइंड ऑफ ट्रेनिंग। तो हाईजैक किया जिस तरीके से कि मतलब एक एजुकेटेड बंदा भी, पढ़ा लिखा इंडिया जिसको और प्रोग्रेस होना चाहिए था, ना कि अब ये देखें कि भाई ज़ात पात नस्ल, उस पर हमें बड़ा अफसोस होता है कि आज के दौर में भी वो लोग इस तरीके के सोचते हैं। महात्मा गांधी का सबसे बड़ा जो मर्डर हुआ 1948 की बात है ये, और उनमें जो नथुराम गॉडसे का नाम आता है और कहा जाता है कि उनकी एक बहुत बड़ा कनेक्शन था ये आरएसएस से, और उसी सोच के वो भी मालिक थे। गांधी जी का एक इशू ये था कि गांधी जी हमेशा से एक कहते थे कि नो वायलेंस तहरीक होनी चाहिए, इस तरह की। गांधी जी को इन्होंने कत्ल किया जी। बाबरी मस्जिद पे इनकी कोई कार्रवाई थी? गांधी की मर्डर के बाद ये पूरी एक तहरीक जो कहते हैं ना कि बहुत बुरी तरीके से इंतहा पसंदी पे उतर आई, और वहां से नजर आया कि इसका मकसद जो है वो कुछ और है। मूवमेंट चलाई जिसे कहा गया कि राम जन्मभूमि है और यहाँ पे मस्जिद बन गई थी और अब हम ये जो है अपनी जगह वापस लेके रहेंगे। उसकी वजह से वो 1992 में बड़ा एक वाकया अफसोसनाक हुआ कि बाबरी मस्जिद को शहीद कर दिया गया। हम देखते हैं कि वो नरेंद्र मोदी ने उस मंदिर का इफ्तिताह किया और पूरी दुनिया में दिखा दिया कि ये गोल मेरा शुरू से जो था, जो एक सोच और फिक्र में लेके चल रहा था, वो मैंने अचीव कर लिया। अच्छा, हमने देखा है जब इलेक्शन खास तौर पर नज़दीक होते हैं तो इंडिया के अंदर खास तौर पर हिंदू जमात जो है, हिंदू मज़हब के लोग जो हैं, उनको निशाना बनाया जाता है। उसके बाद हमने देखा है पाकिस्तान के ऊपर अटैक किया जाता है, कभी मिसाइलों से, कभी अभिनंदन के थ्रू। तो जब भी इलेक्शन होते हैं तो एक दोबारा से जो कहते हैं ना कि एक आपको बताया जाता है कि आप हिंदू हैं, याद दिलाया जाता है। आप इसकी हद देखें आप कि आप तारीख को कैसे मिटाएंगे। अगर ताजमहल शाहजहां ने बनाया है तो लेकिन आज ये कोई कह नहीं सकता कि शाहजहां की प्रचार करो। एक्टिविटीज में आपको याद दिलाया जाता है कि आपका असल में दुश्मन कौन है। हम नहीं है। हम चाहे आपको समाजी तौर पे जो असल मसला है, पॉवर्टी है ना, राइट्स है ना, वो तो आप नहीं बात करते, आप नहीं देते वो चीज़ों को। जम्मू कश्मीर है, उनको उन्होंने अपने पास ले लिया है। और क्या आप समझती हैं ये भी अखंड भारत का एक स्टेप इन्होंने अचीव कर लिया? आई रिमेंबर आई वॉज ट्रैवलिंग टू यूएस, एक प्रोग्राम में थी मैं, और यही 2019 की बात है, अगस्त नवंबर की, कि मैं वहाँ स्टेट डिपार्टमेंट में बैठी और मैंने वहाँ के जो साउथ एशिया रिप्रेजेंटेटिव है उनसे सवाल किया कि भाई आप एक जगह चाइना में, हांगकांग में चल रहे हैं जो भी राइट्स, आप उस पर बात करते हैं, लेकिन कश्मीर इतना बड़ा मामला हो गया, वहाँ आपने कोई कुछ नहीं कहा। तो ही इज़ लाइक के अगेन दैट्स इंटरनल पॉलिटिक्स ऑफ देयर। इमरान खान को थोड़ा बहुत क्रेडिट देना चाहिए कि यूएन का जब सिक्योरिटी इजलास हुआ तो वहाँ पे भी जाके ही टॉक्ड अबाउट इट, नॉट ओनली जस्ट कश्मीर, ही टॉक्ड अबाउट इस्लामोफोबिया, ही एक्चुअली ऑब्जर्व द डे कि भाई एक दिन होना चाहिए इस तरह का। और अगर आपको याद हो, या एक आधे दिन का हम इस पे शोक भी मनाया करते थे खड़े होके। तो ये एक्टिविटीज़ थी दैट स्टिल शोज दैट वी आर एक्चुअली फाइटिंग फॉर देम। एमएम पॉडकास्ट के साथ मैं हूं फराज अहमद। नाज़रीन, आज का मौजू है भारत की एक मुतनाज़ा मगर बाअसर जमात जिसे दुनिया आरएसएस के नाम से जानती है। एक ऐसी तंजीम जिसकी बुनियाद मजहबी इंतहा पसंदी पर रखी गई, जिसका ख्वाब है कि एक मुकम्मल हिंदू मुल्क जहां मसावात और सेकुलरिज्म नहीं बल्कि अक्सरियत का गलबा हो। हम जानेंगे कि आरएसएस क्या है, इसका एजेंडा, तारीख और भारत के समाजी और सियासी ढांचे पर कितनी नजरअंदाज होती है। इस टॉपिक पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफी हैं नौरीन शर्म साहिबा। अस्सलाम वालेकुम मैम। हम खैरियत से हैं? तबीयत ठीक है आपकी? बहुत शुक्रिया मैम, ये क्या है आरएसएस? मैं तो ये पूछ रही हूँ कि भाई आपने आज के दिन ये मुंतखब किया, हम जंग का माहौल है और इंडियंस मीडिया भी बहुत बातें करता है, हम नरेंद्र मोदी की भी बातें करते हैं, तो ये जो आरएसएस का टॉपिक आज आपने चूज किया है, ये उस आइडियोलॉजी को और उस माइंडसेट को रिप्रेजेंट करता है जिसकी बुनियाद बहुत पहले रखी गई है। जो आज हमें इंडिया दिखता है और हम कहें कि अगर प्रोग्रेशन के हवाले से बात करें तो वो रिग्रेशन में हमें नजर आता है।
तो ये जो आरएसएस है, बड़ा मुश्किल इसका नाम, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ जिसे कहते हैं, कि भाई रियासती तौर पे सारे लोगों को मिलाकर एक ऐसा ग्रुप बना, एक ऐसी तंजीम बनी जिसका सिर्फ और सिर्फ ये मकसद था कि वो सकाफती तौर पर, नस्ली तौर पर और सियासी तौर पे जो है अपना असर रसूख बनाए रखें, जो कि हिंदुत्व, यानी कि जो आजकल हम बड़ा सुनते हैं, भक्त सुनते हैं, हम हिंदुत्व आइडियोलॉजी के बारे में सुनते हैं, लेकिन ये नहीं पता चलता कि ये इसकी बुनियाद कहाँ से निकली, या नरेंद्र मोदी जो हैं वो इसके भक्त थे, वो क्या थे। तो असल बुनियाद जो थी, अगर हम नज़र डालें, जब पार्टीशन से भी पहले की बात करेंगे, 1925 की बात करेंगे, जब अंग्रेज थे, इंडिया पाकिस्तान सब साथ में थे, तो आपको भी याद होगा कि हमारे तरफ से भी अगर मुसलमानों की जद्दोजहद की बात की जाए तो सर सैयद ने अपना एक कॉन्सेप्ट लेकर आए थे, कॉन्सेप्चुअल जो एक आइडिया होता है कि नज़रियाती, कि हम एक अलहदा कौम है और अगर हम इन्हीं के साथ रहे तो हमें हमेशा से दुश्वारियां रहेंगी, उन सब अपॉर्चुनिटीज़ की जो हमें एक अलग रियासत के तौर पे मिलनी चाहिए। दैट आइडिया एक्चुअली ऑल्सो बीइंग रिप्रेजेंटेटिव, और जब अंग्रेज हैं, अंग्रेज भी देख रहे हैं कि यहाँ पे दो नेशंस हैं, तो इनको डिवाइड एंड कॉन्कर कैसे किया जाए, तो उन्होंने कुछ इस तरह की चीज़ें और लोगों को अपने साथ लिया, तरबियत शुरू की। तो उनमें एक साहब थे, 1925 की बात है, कि उनका नाम था केशव बलराम अग्रवाल करके उनका कुछ नाम था। उन्होंने ये देखा, वो एक पेशे से तो एक तबीब थे, यानी कि एक डॉक्टर थे, और नागपुर में होते थे वो, लेकिन उन्होंने सोचा कि हम भी एक ऐसी हिंदू ही कौम परस्त हैं और हमारे तरफ भी हमारी सकाफत है, इतने अरसे से हमारा जो हम कहते हैं बड़े हजारों साल हमारे देवी देवता हैं, उतने सारे लोग हैं, तो ये जो अंग्रेज हम पे आ गए हैं, दूसरी तरफ मुसलमान अपनी जद्दोजहद कर रहे हैं, तो हम क्यों अपनी रिप्रेजेंटेशन जो है वो खो दें। तो उन्होंने इस चीज़ की बुनियाद डाली, और साथ ही साथ जो आज अगर हम कहें कि भाई आज के लोग अगर उसको देखें या आम जबान में समझें, तो उस वक्त ये कोई सियासी पार्टी नहीं थी, ये एक ऐसी तंजीम थी जैसे स्काउट्स होते, यानी कि उनको तरबियत दी जाती थी कि भाई समाजी काम कैसे करें, सकाफती काम कैसे करें, तरवीज कैसे करें, यानी कि आप प्रचार करें अपने मजहब का कि हम हिंदू हैं और हिंदू जो हैं उनको एक साथ होना चाहिए, यूनिटी होनी चाहिए और अपने कल्चर को संभालना चाहिए। ये उसकी बुनियाद थी। ये वेलफेयर ट्रस्ट की तरह काम तो नहीं कर रहे थे? देखिए, शुरू में इन्होंने बहुत ऐसे काम किए जिसकी वजह से इनको बहुत पजीराई भी मिली, और यही रीज़न था कि इन्होंने, जैसे कोई फ्लड आ गया या कोई फॉर एग्जांपल बहुत से ऐसे मामलात हुए जहाँ फेमीन भी आया, फिर अगर आपको याद हो गांधी के मर्डर से भी बाद की बात या उससे पहले भी जो आज़ादी की जंग चल रही थी, तो उसमें मुस्लिम फसादात, हिंदू फसादात बहुत होते थे, तो उसमें शामिल तो थे एज अ मिलिटेंट विंग के, भाई यही ज़्यादातर जो है जज्बाती या इंतहा पसंदी में नज़र आते थे, लेकिन साथ ही साथ जो उन्होंने अपनी जगह बनाई हिंदू सोसाइटी में, जो कि एक बड़ा सेक्युलर समझा जाता था कि सारे मज़ाहिब के लोग साथ में रहते हैं, ना सिर्फ हिंदू बल्कि और भी जो दीगर अक़लियतें हैं, जिसमें दलित कौम है जिसको सबसे ज़्यादा ये लोग कहते हैं कि लोअर मिड क्लास है, तो हम उसको अपने साथ बैठना पसंद नहीं करते या उनको उस तरह की जॉब्स नहीं देते, तो उसको भी उस चीज़ का सामना रहता था। तो ये अपने आप को बड़ा सुप्रीम समझते हैं, और यही एक थॉट को लेके आज हम देखते हैं कि जो सबसे बड़ी, अभी जैसे मैंने बात की थी कि तरबियत याफ्ता स्काउट के कैंप, तो ये जो तरबियत इनको मिली है, नरेंद्र मोदी वॉज द पर्सन हु गॉट दैट काइंड ऑफ ट्रेनिंग। तो ना सिर्फ माइंडसेट बल्कि हर तरह के जो आपकी कहते हैं ना कि लड़कपन में जब आपको इस तरह की फीड कर दिए जाएंगे, तो फिर हमने तो सालों साल देखा, चाहे 2000 में देखा हो या अभी के वक्त में देखा हो, वही आइडियोलॉजी है, लेकिन जो हाईजैक किया जिस तरीके से, कि मतलब एक एजुकेटेड बंदा भी, पढ़ा लिखा इंडिया जिसको और प्रोग्रेस होना चाहिए था, ना कि अब ये देखें कि भाई जात पात नस्ल, उस पर हमें बड़ा अफसोस होता है कि आज के दौर में भी वो लोग इस तरीके के सोचते हैं। जबकि अगर बरक्स पाकिस्तानियों को देखें तो हमें पाकिस्तान में जो एक इंतहा पसंदी मजहबी नजर आती थी, उसका जोर अब टूटता हुआ नजर आता है, चाहे सियासी हो चाहे शऊरी तौर पर। बहुत कम हो गया अब तो, खास बहुत तौर पर। ज्यादा। अच्छा, इंतहा पसंदाना कार्रवाइयों का आगाज कब किया और किधर से किया इन्होंने? देखिए, इंतहा पसंदाना का तो पहला ही मैं कहूँगी कि महात्मा गांधी का सबसे बड़ा जो मर्डर हुआ 1948 की बात है ये, और उनमें जो नथुराम गॉडसे का नाम आता है, और कहा जाता है कि उनकी एक बहुत बड़ा कनेक्शन था ये आरएसएस से, और उसी सोच के वो भी मालिक थे। गांधी जी का एक इशू ये था कि गांधी जी हमेशा से एक कहते थे कि नो वायलेंस तहरीक होनी चाहिए, इस अच्छा, तरह की गांधी जी movement। को इन्होंने कत्ल किया? जी, ये वो बातें भी हिंदू थे? तहरीक में हैं,
और उनके बहुत बड़े लीडर थे। लेकिन आप समझे कि वो भी यही चाहते थे कि हिंदुस्तान में मुसलमान हो चाहे हिंदू हो, सब मिलके नॉन वायलेंटली चीजें करें। उस वक्त देखें बहुत सारे मामलात थे, सिर्फ पाकिस्तान का मसला नहीं था। इसके अलावा देखें दूसरी जानिब खिलाफत मूवमेंट का भी खात्मा हो रहा था, सल्तनत उस्मानिया, अंग्रेज उसको भी उस चीज़ पे यूज़ कर रहे थे। तो कहीं ना कहीं पॉलिटिकली बहुत सारी चीज़ें जो है ना, जैसे हम कभी कहते हैं कि भाई फला जो है चाल चलनी पड़ेगी, पावर पॉलिटिक्स क्या होगी, तो वो उस दौर में हुआ। और बहुत बड़ा लीडर जो कि एक नॉन वायलेंट की तहरीक चलाना चाहता था, वो मुसलमानों से भी बात करना चाहता था। जिन्ना और गांधी के ख्यालात मिलते जुलते नहीं थे ऑब्वियसली, क्योंकि देखें जिन्ना हमारे उसकी बात कहते हैं कि नहीं, वी आर नॉट यूनाइटेड, दो कौमी वी आर नजरिया। दो, हाँ एग्जैक्टली, टू नेशन थ्योरी है, तो वी हैव टू बी सेपरेट एंड वी हैव टू कम फ्रॉम यू, आपसे ही निकल के जाएंगे, जबकि वो इस चीज के खिलाफ थे। बहरहाल नेहरू बाद में जब प्राइम मिनिस्टर बने, उन्होंने काफी पाबंदियां भी इन पे लगाई। तो ये नजरियात का मामला था गांधी साहब से इनका? नजरियात का मामला था, और जैसे मैंने कहा ना कि एक इंतहा पसंदी है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपसे कहूँ, हम फिर भी डायलॉग कर लेंगे, जो आज मकसद है, साफ सी बात है, जो आज हम प्रेजेंटली देख रहे हैं कि भाई अगर कोई हमें प्रॉब्लम है सो आप आए मेज पर डायलॉग करें। लेकिन हम देख रहे हैं 2014 से जब से मोदी साहब सीट पे आए हैं, उससे भी पहले की अगर हम बात करें, तो हमें साफ और क्लियरली ये मिल गया कि हम इनके साथ मुज़ाकरात की टेबल पे नहीं बैठेंगे, चाहे उस वक्त तक कोई ऐसी टेररिस्ट एक्टिविटी हुई हो या नहीं हुई हो। उन्होंने पहले ही इस चीज को बावर करा दिया। उन्होंने जो जो अपने गोल्स बनाए थे कि भाई सबसे पहले आके सकाफती, जो हम आगे भी बात करेंगे कि हमें ये करना है, ये करना है, ये करना है, और पाकिस्तान के खिलाफ जो पूरी मुहिम है, और मोदी ने जो पूरा एक गलबा पाया है खासतौर पर सियासी और फिक्री, जिसको हम कहें कि भाई वहाँ जो सेकुलरिज्म पनपता था, जो शायर होते थे, जो अदाकार होते थे, फनकार होते थे, वो सब बात करते थे कि भाई आर्टिस्ट की कोई सीमा नहीं होती, कोई सरहद नहीं होती। लेकिन अब वो आप देखें, जावेद अख्तर साहब जैसे लोग कल बयान दे रहे हैं कि भाई जहन्नुम हो या पाकिस्तान, तो मैं जहन्नुम का इंतखाब करूंगा, जबकि ये भूल गए कि वो जहन्नुम में तो ऑलरेडी रह रहे हैं। बाबरी मस्जिद पे इनकी कोई कार्रवाई थी? 1992 की बात है, और ये गांधी की मर्डर के बाद ये पूरी एक तहरीक, जो कहते हैं ना कि बहुत बुरी तरीके से इंतहा पसंदी पे उतर आई, और वहां से नजर आया कि इसका मकसद जो है वो कुछ और है। ये सकाफती या समाजी या कोई और वेलफेयर पे काम नहीं करना चाहते, बल्कि इनका मकसद सिर्फ ये है कि हिंदू फसादात हों। और इन्होंने एक मूवमेंट चलाई जिसे कहा गया कि राम जन्मभूमि है, और यहाँ पे मस्जिद बन गई थी, और अब हम ये जो है अपनी जगह वापस लेके रहेंगे। उसकी वजह से वो 1992 में बड़ा एक वाकया अफसोसनाक हुआ कि बाबरी मस्जिद को शहीद कर दिया गया। अब हम अगर आप वो देखें अयोध्या का वो जो बहुत बड़ा टेम्पल, जिसका इफ्तिताह हजारों भी लोग शहीद हुए थे उसके अंदर, खास तौर पर मुसलमान ही कोई टारगेट बनाया गया था। क्योंकि देखें हमारी भी एक वाकफियत है, ऐसा नहीं है कि हम बोलेंगे भाई एक ज़माने में मुस्लिम्स ने कितना रूल किया है। अब वो कितनी सारी जगहें हैं, मस्जिदें हैं, बहुत सारे गुजरात में, फिर उसके बाद गुजरात फसादात भी हुए 2002 की बात करते हैं तो वहाँ पे भी वो सिलसिला चलता रहा 1992 से। वो आग नहीं बुझी, वो आग हजार मुसलमानों की एक जगह पे कितने अरसे तक सुप्रीम कोर्ट में वो केस भी उनका चलता रहा। लेकिन वहां पे भी ऑब्वियसली जैसे मैंने कहा ना कि जैसे राम जन्मभूमि है, तो उनको भी अपनी वही एक मजहबी इंतहा पसंदी के आगे अपने घुटने टेकने पड़े। और आज हम देखते हैं कि वो नरेंद्र मोदी ने उस मंदिर का इफ्तिताह किया और पूरी दुनिया में दिखा दिया कि ये गोल मेरा शुरू से जो था, जो एक सोच और फिक्र में लेके चल रहा था, वो मैंने अचीव कर लिया। फिर राम मंदिर उन्होंने वहां बनाया उसी जगह पर। बिल्कुल। फिर गुजरात फसादात उसकी एक और कड़ी है। हम देख रहे हैं कि भाई वफाक में जो भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी है, उसमें वाजपेयी साहब हैं, और आरएसएस को जैसे अभी हम डिस्कस कर रहे थे उसका इंट्रोडक्शन, तो ये कोई एक सियासी पार्टी नहीं थी। लेकिन बहुत सारी पार्टीज, जब एक वक्त था जब कांग्रेस के खिलाफ लड़ रही थी, उन्होंने अपनी एक नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंसेस बनाई थी, तो बहुत सारे फैक्टर थे जो कि यानी कि हम देखें जो आरएसएस से ले लिए, यानी कि बहुत सारे ऐसे लोग जिन्होंने तरबियत हासिल की, जिसमें नरेंद्र मोदी भी थे, उसके साथ साथ और भी जो बहुत एल के अडवाणी, बड़ा नाम एक हिंदू उसमें याद आता है। फिर महाराष्ट्र में उनका एक विंग देखें तो वो शिवसेना का आपने नाम सुना होगा, वो भी इसके अंदर जो है सब इसमें समेट लिए गए। तो जो 2002 में हुए, उस वक्त नरेंद्र मोदी वहां के जो थे वजीर आला थे, यानी कि चीफ मिनिस्टर गुजरात के। और आप देखें कि उनकी आंखों के सामने ये सारी बातें हुई, बिकॉज ही वॉज द
एक्चुअली हेडिंग द होल ऑपरेशन। एक ऐसा मालगांव जैसा वाकया होता है, फिर मुसलमानों को जलाया जाता है जिंदा, पूरी इंटरनेशनल मीडिया इस पे बात करता है, ही इज कॉल्ड बुचर ऑफ द मुस्लिम्स। सो बट यू सी द सिस्टम ओवर देयर कि वही बंदा जिस पे पूरी बात पूरी दुनिया लेके चल रही है, उसको आपने बिठा दिया एक प्राइम मिनिस्टर की तो गद्दी कहा पे। जाता है कि गुजरात फसादात के बाद ही मोदी साहब को इस लिहाज से देख लिया गया था कि अब हमारा वजीर आजम होगा, एग्जैक्टली बहुत सारी जगहों क्योंकि में इस तरीके से तशद्दुद मुसलमानों पे किया गया, इंतहा पसंदी इतनी उरूज पे पहुंच गई थी, जिसके बाद इन्होंने सोचा कि मोदी साहब को वजीर आजम बनाया जाएगा। देखिए, अब सोच जो है ना वही है कि माइंड क्या है। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपके सामने पूरे दिन एक रिपीट करती रहूं एक चीज को कि भाई ये है वो दुश्मन है हमारा, मुसलमान दुश्मन है, और यही चीज पाकिस्तान हो या पूरी दुनिया में अगर हम देखें 9/11 के बाद हुआ कि इसमें इंडिया ने हमें बहुत ज्यादा इस पे रगड़ा लगाया इस बात पर कि पाकिस्तान मुस्लिम कंट्री है और ये टेररिज्म जो है एक्सपोर्ट करता है, और आज भी वही उनका एक वो है। देखिए, तो अब ये एक चीज नैरेटिव सेटिंग होती है। इसी के कंसिडरेशन में अगर आप देखें, एक सोच जो इंतहा पसंदी को रूज पे पहुंचा रही है, और वो कहती है कि भाई हम सेकुलर नहीं बनना चाहते, जबकि उनके सारे लोग कहते हैं कि भाई बड़े बड़े खान उनके बॉलीवुड में लोग हैं, तो पता नहीं कौन कौन से आर्टिस्ट उनके जगह पे हैं, सेकुलरिज्म पे बात हो रही है। वाजपेयी एक जगह नवाज शरीफ और पाक भारत दोस्ती बस सर्विस स्टार्ट कर रहे हैं, लेकिन दूसरी जानिब जो एक दूसरा माइंडसेट है वो पनपने नहीं दे रहा इस रिलेशन को, इस पार भी और उस पार भी, वो जो इंतहा पसंदी है। तो अब जब उन्होंने अपने आप को मनवा लिया कि भाई मैं सबसे ज्यादा जो हूँ अब इस पे कायम रहूंगा, तो ये मेरी सोच है, और मैं इसी आइडियोलॉजी के साथ वो अखंड भारत वाली बात कि हम आज नहीं तो कल पूरा जो ये हिस्सा खित्ता है, हम दोबारा वो जो हमारा भारत माता की जो कहते हैं ना कि एक पूरा एक रियासत है जिसमें बांग्लादेश भी हो, पाकिस्तान भी खुदा ना खास्ता हो, तो यही वाली जो आइडियोलॉजी है और जो वॉर मॉन्गरिंग है जो आज हम उनके मीडिया में देखते हैं, उनकी फिल्मों में देखते हैं, और नरेंद्र मोदी की अपनी आइडियोलॉजी में देखते हैं, वो यही साफ नजर आती है। जो एक नशा जो उनको चढ़ा हुआ है कि जंग करनी और पाकिस्तान के साथ इस तरीके से, लेकिन मुंह की खानी पड़ी उनको, और ये ख्वाब उनका ख्वाब ही रह जाएगा इंशाल्लाह। आरएसएस का हम कह सकते हैं गुड फेस नरेंद्र मोदी है। आई वोंट से अ गुड फेस, नहीं, एक थोड़ा सा तहम्मुल वाला फेस कि जिस चेहरे को आरएसएस को जैसी देखते हैं कि हर बंदे के दिमाग में इंतहा पसंद है, तो मोदी साहब को इसलिए आगे किया गया। बैकहैंड पे सारा यही मामला देख रहे हैं। देखें, हम अगर इनकी सियासत पे डालें तो ये हार्ड फेस ही खिलाएंगे, चाहे ये एज अ वजीर आला चीफ मिनिस्टर हो गुजरात के या प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया हो। वाजपेयी साहब, देखिए भारतीय जनता पार्टी की बात करते हैं तो यहाँ पे उन पे कंपैरिजन किया जा सकता है कि ही वाज द सॉफ्टेस्ट काइंड ऑफ फेस, कि जो बात करते थे सेकुलरिज्म की। वो ये नहीं कहते थे कि हम होंगे तो सिर्फ हम ही होंगे, हिंदुत्व होगा, भक्त होंगे, और दुनिया भर में बस हम जगह ऑरेंज पट्टी लगाएंगे और टीका लगा के पूरी दुनिया में हम ये काम करते रहेंगे। तो ये वाली चीज में हम कहेंगे जो हार्डेस्ट फेस है वो तो मोदी का ही हमेशा से नजर आया है, एंड ही इज नेवर शाइड अवे कि मैं नहीं हूं, और वो कहता है मैं यही हूं, मैं यही करना चाहता हूं, और मेरा मकसद ही यही है। उसका वोट बैंक ही वहीं से आता है। लेकिन अब के साल में जो तीसरी बार भी अब वो हो गए मुंतखब, आप देखें धचका ये लगा सबसे बड़ा कि जो अयोध्या में टेम्पल बनाया वहीं से हार गए। स्मृति ईरानी, उनकी इतनी बड़ी पॉलिटिशियन जो बहुत बेबाक होके बोला करती थी, सबकी बड़ी फेवरेट भी थी, बट वहां से हार गई वो। तो दुनिया में अब ऐसा लगता है कि एक जगह वो मीडिया को अपने फरामोश करते हैं, सकाफती बाउंड्रीज लेकर आते हैं, कल्चरली हमसे मिलने नहीं देते, किसी को अपने साथ कहते हैं ना कि कॉम्बिनेशन कोई बनाने नहीं देते। लेकिन दूसरी जानिब एक ऐसा वेव है जो देख रहा है इन चीजों को। आज भी अगर हम देखें, अगर हम मीडिया से उनके हट के बात करें, तो कुछ ऐसे एनालिस्ट हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जो बाहर रह के उनके बारे में या उनकी जो एक तर्ज हुकूमत है उस पर तनकीद करते हैं, और इस पूरे मामले में भी उनसे जवाबात मांग रहे हैं। लेकिन कुछ ऐसे मसाइल वही हैं, जैसे मैंने कहा ना कि इंतहा पसंदी इतनी ज्यादा इश्तियाल अंगेजी में बदल गई है कि उसके अलावा फिर उनको कुछ नजर नहीं आता, और इसी में ऐसा लगता है कि गुमराह हो जाता है इंसान गुरूर और तकब्बुर में, कि जहां पे वो कुछ गलतियां करता है, और ये गलती इन्होंने की जो इन्होंने हम पर एक 7 मई को जो हमला किया 2008 में मालीगांव धमाके। जी, ये भी बड़ा अफसोसनाक वाकया है कि इतने सारे लोग प्लांटेड होके मुसलमानों को ही सिर्फ निशाना क्यों बनाया जाता रहा, और इनकी वॉच में होता रहा। इनके फिर वही हम बात करते हैं कि नॉट
ओनली दैट, अगर आपको याद हो समझौता एक्सप्रेस, उस पे भी हमने कितनी कितनी इंक्वायरीज हुई, कितना क्या हुआ, लेकिन आज तक कुछ पता चला। शिवसेना उस वक्त बड़ी एक्टिव थी उस 2008 और उसकी बात में महाराष्ट्र की जो हम बात कर रहे थे, उसमें इन्होंने इसमें एक नई जान डाल दी कि भाई वो अगर इस मौकिफ की बात करते हैं, चाहे वो दिल्ली में करें, मुंबई में करें, तो हम उनको साथ देंगे और उनको मतलब पूरा प्रोटेक्शन भी देंगे। तो अब आप ये देखें कि उसके बाद से हमने जो 2015 का एक पूरा वर्षा गुजारा, ये तो मालगांव 2008 की बात हो रही है, बीफ रो में कितने मुसलमानों को उन्होंने मार दिया कि भाई फला ने आज गाय का गोश्त खा लिया या काटा है या लेकर आया है या फला कसाई है। तो मतलब इस तरह की जो इश्तियाल अंगेजी है, इस दुनिया ने, पूरी दुनिया ने देखी है। उनको पाकिस्तान तो नजर आया, लेकिन आप देखें वेस्ट के अपने इंटरेस्ट हैं, वो इसको कहीं ना कहीं जो है चीजों को दबा देता है, लेकिन महसूस जरूर करते हैं कि ये चीजें एक जो इतना बड़ा जुल्म करते रहे हैं और सिर्फ जीनोसाइड करने की कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ मुसलमान ना रहें। ये उस दौर में भी कहते थे कि भाई अगर आप जैसे अंग्रेजों के ज़माने में जब बात की ना 1925 की, तो उस ज़माने में भी कहते थे कि जो खिलाफत मूवमेंट अगर आप चला रहे हैं इंडिया में रह के, तो आप जाएं वहाँ पे मुस्लिम ममालिक में, मिडिल ईस्ट में क्यों नहीं जाते, यहाँ से छोड़ के चले जाएं। लेकिन दूसरे लोग दूसरी जगह पे, जैसे गांधी लोगों की सोच भी थी, तो ऐसे लोग भी थे, नेहरू थे, वो भी एक थोड़ा सा माइंडसेट अपना रखते थे। लेकिन आज में और उस दौर में ऐसा फर्क है कि आज कोई बीच की कोई मीडियोकर आवाज नजर नहीं आती। मतलब पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी जो है, आज थोड़ा सा जो आवाज हमें नजर आती है उनकी लोकसभा, जिनको हम पार्लियामेंट कहते हैं, वहां पे कांग्रेस में राहुल गांधी की है, जो कि वही मैंने कहा ना कि जहां से वो हार गए, कुछ कुछ सीटें कांग्रेस को मिली, तो फील ये आता है कि हो सकता है कि इनको जो एक बड़ा गुरूर था कि भाई मैंने तो इतना काम कर दिया है, इतना सारा मैंने जो ये टेम्पल बना दिए, मीडिया मेरे साथ है, सोशल मीडिया मेरे साथ है, हर चीज मेरे हिसाब से चल रही है, मोदी मोदी हर जगह बात चल रही है, मिडिल ईस्ट में मैं काम कर रहा हूँ, मैं डिफेंस में बहुत ज्यादा हमारे साथ हैं, लेकिन लोगों ने इस चीज को कहीं ना कहीं नजरअंदाज किया है, इस पे बड़ा तो गुरूर था। अब अगेन ये वाकया हुआ, अब कहीं ना कहीं तो कोई चाहिए स्केप गोट, तो पाकिस्तान से बड़ा स्केप गोट उनको कभी नजर नहीं आया। एक और बड़ी अच्छी रिसर्च आई है, अगर आप देखें, इससे पहले के टेररिज्म के जो वाकयात थे, इनसे पहले के जो प्राइम मिनिस्टर मनमोहन हो गए या वाजपेयी हो गए, उस दौरान कम है, लेकिन जैसे ही इन्होंने गद्दी संभाली, टेररिज्म एक्टिविटीज भी बढ़ गई। तो ये इंतहा पसंदी इनकी यहाँ ही पनप रही है। तो चाहे कश्मीर हो, जम्मू कश्मीर की बात हो, या उसके और कोई और दूसरे ममालिक की बात हो, तो वो टेररिस्ट एक्टिविटीज हम देख रहे हैं कि बड़ी है, और उसको सीधा सीधा कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं, कोई बात नहीं, सिर्फ सिंपल वही है कि वो दुश्मन है मेरा, पाकिस्तान है और मुसलमान है। तो 2014 में नरेंद्र मोदी साहब आए, उसके बाद हमने देखा कि इन्होंने पाकिस्तान से जो पता नहीं अलग से एक किस्म का इनको इख्तलाफ है कि ये बात करना पसंद नहीं करते, इनकी खारजा पॉलिसी बिल्कुल चेंज हो गई। इससे पहले हमने देखा कि जितने भी वजीर आजम रहे हैं, इनके वजीर खारजा रहे हैं, वो पाकिस्तान से डायलॉग करते थे, पाकिस्तान से कुछ लेवल तक तिजारत भी होती थी। तो ये मेंटली तौर पर क्या चीज अपने दिमाग में लेके आए हैं? देखिए, मेंटली तो हमने वही कहा ना कि अखंड भारत है। अच्छा, हाँ, वो अभी भी पाकिस्तान को भी अपने साथ ले जाएंगे। बांग्लादेश, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, वो तो कहते हैं ये पूरा ही हमारा है हिस्सा, हमारी भारत माता जो हमारी जमीन है, इसको हम अखंड भारत का नक्शा उन्होंने बनाया हुआ है। अभी भी उनकी एक पार्लियामेंट में, उनके प्राइम मिनिस्टर हाउस में उन्होंने बनाया हुआ है, ख्वाब है, मैनिफेस्टेशन जिसे कहते हैं ना, कर रहे हैं वो इसको बैठ के, और ख्वाब ही रहेगा इंशाल्लाह। तो ये एक सोच उनके जहन में है। लेकिन फिर भी एक मजे की बात मैं आपको बताऊं, 2015 में जब नवाज शरीफ साहब थे प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, उनकी नॉट रिमेम्बर 89 की शादी थी, क्या थी, वो एक जगह से गुजर रहे थे, लेकिन ही एक्चुअली केम टू पाकिस्तान और उन्होंने शिरकत की और बड़ा मिले जुले, और उसके बाद भी फिर जो और मीटिंग्स हुई, हमने देखा कि वहाँ बड़े उन लोगों की मुलाकातें हुई आपस में। तो ये एक जो खुशगवार वाकया हुआ था, उसके बाद लग रहा था कि शायद कुछ बर्फ पिघलेगी, लेकिन फिर उसके बाद हमने और वाकयात देखे, पुलवामा अटैक भी देखा, फिर पहलगाम अटैक देखा, वही से मैंने कहा ना कि टेररिस्ट एक्टिविटीज कैसे बढ़ गई। तो वो जहन में तो उनको हमेशा से था कि पाकिस्तान में वो समझते हैं कि भाई हम जो जमहूरी जो हमारा निज़ाम है, हम उससे बात नहीं करेंगे, जो सिस्टम चल रहा है उसमें वही है कि वहाँ पे फौज असल बात करती है, उनके जहन में ये चीज़ें हैं, वो पार्लियामेंट को नहीं मानते। नवाज शरीफ की हुकूमत में कहते हैं कि भाई इनके ताल्लुकात कुछ बेहतर होते हैं, क्योंकि ट्रेड का एक होता है सिलसिला, उससे अगर बातचीत अगर शुरू हो जाए, जैसे कि ट्रंप इस वक्त अभी पूरी दुनिया में यही चाह रहे हैं कि भाई ट्रेड की बात हो, जंग की बात ना हो। तो ये थोड़ा सा रास्ता निकलता है, लेकिन वही वाली बात है, जब जब
मसले हल होने लगते हैं, जो सोच आगे बढ़ती है। लेकिन ये बात जरूर तय है कि मोदी ने हमेशा बहाना ही बनाया है किसी भी टेररिज्म एक्टिविटी को, कि पाकिस्तान को निशाना बनाया जाए और पाकिस्तान को किसी तरीके से नीचे सिफारती तौर पर अकेला कर दिया जाए, और साथ ही साथ जो हमारा एक दिफाई सिस्टम है उसको भी हमेशा एक डिफेंडर के तौर पर रहें कि हमें खतरा है कि ये हमारा पड़ोसी कभी भी हम पे हमला कर सकता है। लेकिन मेरे ख्याल से इस पूरे एपिसोड और मिस एडवेंचर के बाद ये बहुत मेरे ख्याल से बात साबित हो गई है कि पाकिस्तान को अब हमें हल्का नहीं लेना चाहिए। एक बैलेंस ऑफ पावर जो है हमने मेंटेन करके रख ली है। तो इस वक्त आरएसएस का क्या किरदार है, खास तौर पे इंडिया में बात कर लें? मुझे फिलहाल लगता है कि देखें, सोच और आइडियोलॉजी नहीं बदलती किसी भी पार्टी भारत की। के मूड में, हाँ, किसी भी पार्टी की आइडियोलॉजी नहीं बदलती। अगर पाकिस्तान में पीपल्स पार्टी की बात करें तो भाई वो अपनी जमहूरियत का पूरा लेगेसी लेके चलेंगे। भारतीय जनता पार्टी जो है, बीजेपी, उसकी लेगेसी क्या है? यही कि आपने अयोध्या में मंदिर बना दिया, मुस्लिम फसादात करा दिए, आपके सारे लोग हिंदू जो मजहब है को हिंदू उन्होंने मजहब परवान को चढ़ाना है। फरोग करते हैं या जो भी करते हैं। यानी कि अच्छी बातें अलग एक जगह पे, कि चलो भाई उन्होंने मेट्रो बना दी, सर्विस पता नहीं कहाँ चलेगी, ट्रेड उनका पता नहीं कहाँ से कहाँ चला गया। लेकिन आज अगर इंडिया को आप देखें ना, तो सिर्फ और सिर्फ हम ये नहीं देख सकते कि भाई वो चाइना के मुकाबले बढ़ के इकोनॉमी बना रहा है, होगा बहुत अच्छा काम कर रहा होगा, लेकिन दूसरी जगह में हम देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं जो डिटेरेंस का मामला है, भले वो न्यूक्लियर पावर हो, भले उसकी सोच की बात हो, लेकिन पूरी दुनिया में इस वक्त तन्हा नजर आ रहा है। हिंदू पसंदाना सोच। हाँ, वो जो एक्सट्रीमिज्म है जिसको वो हमें कहा करता था कि हम इंतहा पसंद है, ये हमारे फंडामेंटलिज्म, इस तरह के वर्ड्स यूज किए जाते थे। अगर आपको याद हो, एक जमाना था जब 2000 वॉर ऑन टेरर के बाद से 2001 से 2014 तक, जब तक सीरिया वॉर नहीं हुई, यही एक माइंडसेट चलता रहा और आज तक हमें ये सिफारती तौर पे ये बड़ा बावर कराया गया कि हम अकेले हैं। लेकिन आज देख लें, टर्की हो, चाइना हो, इवन कहीं ना कहीं मुझे लगता है अमेरिका भी अब यही चाहता है कि भाई ट्रेड की बात हो, अगर डोनाल्ड ट्रंप की बात की जाए, लेकिन बहुत से लोग जो है उनको शायद सीरियस नहीं लेते। लेट्स सी व्हाट हैपेंस। खास तौर पे इंडिया सीरियस नहीं ले रहा डोनाल्ड ट्रंप को। इंडिया तो सीरियस नहीं ले सकता, क्योंकि देखिए इंडिया ने हमेशा, जो आरएसएस की अब हम बात कर रहे थे, तो उसकी आइडियोलॉजी नॉट ओनली इंटरनल पॉलिटिक्स बल्कि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में भी है। हमेशा जब हम बात करते हैं मसला कश्मीर की, एक इंटरनेशनल डिस्प्यूट है, वो नहीं मानता। वो कहता है ये हमारा अंदरूनी मामला है, मैं किसी थर्ड पार्टी मीडिएटर को नहीं मानूंगा। इवन जब पाकिस्तान के या भारत से बात होती है तो उसमें भी कहता है कि मैं किसी दूसरे बंदे की क्यों बात करूं, मैं तो खुद भारत, मैं इतना बड़ा हूं इंडिया, आई डोंट नीड पाकिस्तान, नीड अलाइज, वेदर इट्स चाइना, वेदर इट्स यूएसए। जब यूएसए के प्रेसिडेंट ने इस तरह की बात की तो उनको समझ नहीं आया कि हमारा जो एक अलायंस थी, हम समझते थे कि वो पाकिस्तान को करेंगे या उनको डांट डपट करेंगे, हमारे मुखालिफ कैसे हो गए। तो क्या पाकिस्तान अमेरिका या अमेरिका इंडिया की क्या पॉलिसी बदल रही है, तब्दील हो रही है? देखना यह है कि देखें, अमेरिका की पॉलिसी भी हम नहीं कह सकते कि एक प्रेसिडेंट आया तो उसकी पॉलिसी चेंज हो गई। लेकिन हाँ, अमेरिका ने यह जरूर कहा है कि हम किसी की वॉर में, प्रॉक्सी वॉर में शामिल नहीं होंगे। तो अफगानिस्तान से बहुत अच्छा सबक लिया है, अफगानिस्तान से बहुत अच्छा सबक ले लिया, दूसरे और जगहों से बड़ा ले लिया, मिडिल ईस्ट पे बहुत सारे मसले कर लिए। तो अब मेरे ख्याल से उनको लगता है कि दे आर मोर फोकसिंग ऑन देमसेल्फ। और वो जो ट्रेड की बात कर रहे हैं, आई थिंक ये बड़ी खुशगवार बात है कि पूरी दुनिया में चाइना ने जो रास्ता अपनाया 10 साल 15 साल पहले, अब अमेरिका को समझ में आ रहा है कि मैंने जो वॉर की थी वो बेहतर था कि मैं चाइना के रास्ते पे चलता तो मैं भी कहीं ना कहीं पहुंच जाता। कानूनी तरमीम कर ली हैं, आज़ाद का जो जम्मू कश्मीर है उनको इन्होंने अपने पास ले लिया है। और क्या आप समझती हैं ये भी अखंड भारत का एक स्टेप इन्होंने अचीव कर लिया है? ये बहुत बड़ी अचीवमेंट उन्होंने इनको मानी थी कि भाई हमें किसी ने इंटरनेशनली चैलेंज नहीं किया इस बात पर, हमें कहीं से कोई बात किसी तीसरे ममालिक ने कुछ नहीं कहा। आई रिमेंबर आई वॉज ट्रैवलिंग टू यूएस, एक प्रोग्राम में थी मैं, और यही 2019 की बात है, अगस्त नवंबर की, कि मैं वहाँ स्टेट डिपार्टमेंट में बैठी और मैंने वहाँ के जो साउथ एशिया रिप्रेजेंटेटिव है उनसे सवाल किया कि भाई आप एक जगह चाइना में, हांगकांग में चल रहे हैं जो भी राइट्स, आप उस पर बात करते हैं, लेकिन कश्मीर इतना बड़ा मामला हो गया, वहाँ आपने कोई कुछ नहीं कहा। तो ही इज़ लाइक के अगेन दैट्स इंटरनल पॉलिटिक्स ऑफ देयर, और वो कर रहे हैं इसको, जो भी कर रहे हैं, आई थिंक इससे थोड़ा बेहतरी हो जाएगी या क्या हो जाएगा। तो दैट वाज हिज पॉइंट ऑफ व्यू एट दैट मोमेंट। तो अब इंटरनेशनली भी उसको वो चीज़ बिल्कुल खुले हाथ मिल गए कि ये करना है।
पाकिस्तान में भी कुछ इस तरह का हमने देखा कि एक जगह तो हमने बहुत ज्यादा इस पे किया, प्रोटेस्ट भी किए, बहुत सारी चीजें, लेकिन जो एक प्रैक्टिकल प्रैग्मेटिक किस्म का जो जवाब था स्टेटमेंट तक ही महदूद रहा, खासतौर पर इंटरनेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे। लेकिन इमरान खान को थोड़ा बहुत क्रेडिट देना चाहिए कि यूएन का जब सिक्योरिटी इजलास हुआ तो वहां पे भी जाके ही टॉक्ड अबाउट इट, नॉट ओनली जस्ट कश्मीर, ही टॉक्ड अबाउट इस्लामोफोबिया, ही एक्चुअली ऑब्जर्व द डे कि भाई एक दिन होना चाहिए इस तरह का। और अगर आपको याद हो, या एक आधे दिन का हम इस पे सोग भी मनाया करते थे खड़े होके। तो ये एक्टिविटीज थी दैट स्टिल शोज दैट वी आर एक्चुअली फाइटिंग फॉर देम। नाउ इट हैज चेंज, ऑब्वियसली आरएसएस की एक पॉलिसी थी, और मैंने कहा ना कि एक जो बड़ा आइडिया है ग्रैंड, और वो चला आ रहा है 1925 से कि भाई हम हिंदू हैं, हम ही सुप्रीम हैं और हमसे आगे कोई नस्ल नहीं आ सकती। तो ये जो नस्ल की बात हो, या मुसलमानों की जो तरक्की हो, या मुसलमानों की जो अभी एक फॉरेन पॉलिसी की जो बात चल रही है पूरी दुनिया में, तो ये जो है बहुत आग लगा रही है इस सोच को, इस माइंडसेट को। और यही बात समझ नहीं आती कि कहते हैं ना कि जब जंगी जुनून में इंसान हो तो वो कुछ भी कर सकता है। तो इंडिया से हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि एक जगह पे उसने पानी बंद किया है, तो ये एक तो चीज उसको समझ नहीं आ रही कि वो इतना पानी इतनी जल्दी किस तरीके से रोकेगा, क्या टेक्निकलिटीज हैं उसकी, लेकिन उसको सवार है, धुन सवार है कि ये जुनून में आके मैं पाकिस्तान का पानी बंद कर दूंगा, एक जगह में मैं जम्मू कश्मीर में जो है रेजिस्टेंस अपनी और बढ़ा दूंगा, जबकि नफरत और नफरत को बढ़ाएगी। और वो चीजें उनको नहीं समझ में आती कि वो हिंदुओं के खिलाफ जो उनकी नई नस्लें हैं, कितनी नस्लें बर्बाद हो गई इसी नस्ल में कि भाई तुम हिंदू हो, हम मुसलमान हैं, दे देम वी आर नॉट अमंग देम। यही वाली जो एक जंग है चलती रहेगी। तो ये वाला जो एक सिलसिला है, आई डोंट थिंक सो कि ये कम हुआ है, बल्कि नरेंद्र मोदी और उनकी हुकूमत ने इस चीज को और तकवीत दी है। अच्छा, हमने देखा है जब इलेक्शन खास तौर पर नजदीक होते हैं तो इंडिया के अंदर खास तौर पर हिंदू जमात जो है, हिंदू मजहब के लोग जो हैं, उनको निशाना बनाया जाता है। उसके बाद हमने देखा है पाकिस्तान के ऊपर अटैक किया जाता है, कभी मिसाइलों से, कभी अभिनंदन के थ्रू। ये क्या मामला है? अच्छा, ये थ्योरीज तो हैं बहुत सारी, ठीक है, कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज भी होती हैं, लेकिन हमें नजर आता है साफ बड़ा टेक्निकली, अगर इन्वेस्टिगेटिव एज अ रिपोर्टर आप करें, कि जब भी इलेक्शंस होते हैं तो एक दोबारा से जो कहते हैं ना कि एक आपको बताया जाता है कि आप हिंदू हैं, याद दिलाया जाता है हम मुसलमान नहीं हैं, या ये जगह है, ये फला एरिया है, ये मुसलमानों का है, इलाहाबाद है, नाम चेंज कर दो इसका, एक मूव ले आते हैं। कोर्सेस टेक्स्ट बुक में इतने सालों से अगर मुगल ने, मुसलमानों ने किया है तो वो भी चेंज कर दो। मतलब आप इसकी हद देखें आप कि आप तारीख को कैसे मिटाएंगे। अगर ताजमहल शाहजहां ने बनाया है तो लेकिन आज ये कोई कह नहीं सकता कि शाहजहां की प्रचार करो। अगर आप कहोगे तो आप मोदी के साथ जो है आपने नफरत और जंग का जो है वो कर दिया सामान पैदा। तो ये छोटी छोटी सी बातें हैं कि जब आप देखें कि भाई इलाहाबाद की, जैसे मैंने बात की, इलाहाबाद है तो उसको नाम आपने प्रयागराज रख दिया। तो ये वाली चीजें पॉलिटिकली मैन्यूवरिंग होती है कि आपको याद दिलाया जाता है। फिर एक्टिविटीज में आपको याद दिलाया जाता है कि आपका असल में दुश्मन कौन है, हम नहीं है। हम चाहे आपको समाजी तौर पे जो असल मसला है, पॉवर्टी है ना, राइट्स है ना, वो तो आप नहीं बात करते, आप नहीं देते वो चीज़ों को। हाँ, आपने बड़ा टेक्नोलॉजिकली एडवांस कर दिया, सब कुछ कर दिया, लेकिन क्या आपकी जो इतनी बड़ी पॉपुलेशन है, क्या वाकई एवरीबडी इज लाइक वाकई में मैकडोनल्ड या केएफसी जैसा लाइफ स्टैंडर्ड कर रही है क्या? तो ये वाली चीज़ में हम देखते हैं कि जब भी कभी इलेक्शन की फजा बनती है तो जो हिंदू कौम परस्त जमातें हैं, जिसमें भारतीय जनता पार्टी है या उनकी और भी जितनी अलायंसेस बनती हैं कांग्रेस के मुकाबले में, वो हमेशा इसी हिंदू मुस्लिम फसादात को जो है एज अ क्या कहना चाहिए हथियार बनाती हैं, पाकिस्तान का हथियार बनाती हैं। और खुदा ना खास्ता कभी अगर कोई चीज़ ऐसी हो भी जाती है तो जिसे हम फ्लैग ऑपरेशन कहते हैं, और पहलगाम को भी हम यही कह रहे हैं कि ऐसा ही कुछ हुआ है, क्योंकि देखिए सवालात तो बहुत उठते हैं इनका। अपने यूट्यूबर बड़े आज से पूछते हैं, पुलवामा वाला अटैक था, आपकी इतनी बड़ी फोर्स थी, आपकी इतने बड़े जवान जा रहे हैं, आपको पता है सिक्योरिटी आपने क्यों नहीं फराम की? आपने उनको एक नॉर्मल सी बस में भेज दिया उस इलाके में जहाँ जम्मू कश्मीर में, जहाँ आपको पता है रेजिस्टेंस है। आपको हम इस तरीके से हम कर सकते हैं कि अगर आज ये बात करें बलूचिस्तान की या कहीं खैबर पख्तूनख्वा की, अगर जो ये हालात खराब थे, अगर आपको याद हो पेशावर में आए दिन ऐसा होता था, तो ये सिक्योरिटी आप उनसे क्यों नहीं सवाल करते? तो जब सवाल करने का ही आपको बंद कर दिया गया हो, जो पूरी दुनिया ने देख लिया हो कि तमाशा, कि जो उनका मेन स्ट्रीम मीडिया है
वो फैक्ट चेक नहीं कर रहा, बल्कि वो मिस इन्फॉर्मेशन को डेलिबरेटली फैला रहा है। तो फिर जब आपके मुंह में ताले हो तो आप क्या आगे बढ़ाएंगे और क्या चीजें करेंगे? नफरत ही बताएंगे आप। फ्यूचर में और इस वक्त आपको क्या ऐसा लगता है कि ये बीजेपी और इंतहा पसंद जो इनके दिमाग में चीजें भरी हुई हैं, ये इंडिया को नुकसान दे रहा है? इंटरनेशनली बिल्कुल नुकसान दे रहा है। इंटरनेशनली बिल्कुल नुकसान दे रहा है कि आई वुड से कि पाकिस्तान एक जगह पे अपने मामलात निमट रहा है, हमारे इंटरनल इश्यूज हैं, हमारी पॉलिटिक्स है, जो भी है। दूसरी जानिब इस एपिसोड या मिस एडवेंचर के बाद दुनिया भर में एक मैसेज चला गया कि पाकिस्तान में वो ताकत है कि हम इंडिया को जवाब दे सकते हैं, और अगर कल को जरूरत पड़ी तो चाइना भी हमें पीछे से सपोर्ट करेगा, वहां टर्की करेगा, सारे लोग हमारे साथ हैं सफारती पॉलिसी पे। इस वक्त इंडिया तनहा नजर आ रहा है, और यही वजह है शशि थरूर को, जो कि कांग्रेस की यानी कि अपोजिट पार्टी से ताल्लुक रखते हैं, उनको बुलाया जा रहा है कि भाई आए और हमारा जो है केस लड़ें पूरी दुनिया के सामने और बताएं कि पाकिस्तान ने हमारे साथ क्या किया। क्योंकि एक वो गुड फेस है, गुड फेस भी है, और दूसरा देखें सफारती ताल्लुकात ना लोगों से चलते हैं, तो लोग जो हैं वो मैंने कहा ना लॉबी बनाने वाले लोग होते हैं। यहाँ भी देखें शहबाज शरीफ ने अगर फैसला किया है कि बिलावल भुट्टो को भेजना है तो ये भी कुछ सोच समझ के फैसला किया होगा ना। ही इज द फेस ऑफ द वेस्ट, ही एक्चुअली हैंडल द मीडिया वेरी वेल, ही नोज द एक लेगेसी है, पले बड़े वही हैं, समझते हैं जियो पॉलिटिक्स को समझते हैं। तो ये चीजें हैं कि इंटरेस्ट कहाँ किस कदर के लोगों के हैं। तो आपने इंडिया के फ्यूचर के बारे में बात की कि नरेंद्र मोदी जब तक इस सीट पे हैं तो चाहे उनका थर्ड टर्म हो फोर्थ टर्म हो, ये उनके कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है। तो ये माइंडसेट और यही जो एक प्रचार जिसकी सोच का वो करते हैं वो करते रहेंगे। लास्ट टाइम लग रहा है आपको? बस मुझे ये लग रहा है कि कहीं ना कहीं क्रैक्स आए हैं कांग्रेस में। ओपोजिशन पार्टी जो अब बैठ गई है, तो आप याद करें कि इस वक्त पता है क्या याद कर रहे हैं? वो 1971 की इंदिरा गांधी को याद कर रहे हैं। अब इंदिरा गांधी 1971 में अगर उसने हासिल कर लिया कुछ, और उसके बाद हमने देखा शिमला एग्रीमेंट भी हुआ और उसी के बाद बहुत सारे सिंतास वाले मुआहदे भी हुए, तो वो उसको एक विक्ट्री के तौर पे दिखाना चाह रहे हैं, और कांग्रेस के पास बहुत अच्छा मौका भी है। लेकिन अब देखना यह है कि वो जो लीडरशिप इंदिरा गांधी की थी, क्या वो राहुल गांधी के अंदर एज अ ओपोजिशन लीडर नजर आ रही है? क्रैक्स नजर जरूर आए हैं, लेकिन और यही सोच जो थी मोदी को ले डूबी इस दफा इलेक्शन में कि वो समझ रहे थे कि हमने बहुत काम किया है, बहुत सारी चीजें कर ली, हमें किसी के साथ मखलूत हुकूमत बनाने की जरूरत नहीं है। लेकिन कांग्रेस पार्टी दोबारा वापस आई है, वायबल नजर आ रही है, सवाल भी बहुत हो रहे हैं। और ये वाली जो एपिसोड में जो नुकसानात हुए हैं उसका सवाल राहुल गांधी ने भी कल अभी पूछा है उनसे कि भाई ये बताएं कि भाई आपने पाकिस्तान को क्या बताया, कितना नुकसान हुआ, क्या नहीं हुआ। तो ये वाली चीज उनको फ्रंट सीट पे लेकर आएगी, और लोग भी अब देख रहे हैं कि भाई हमसे झूठ बोला जा रहा है मीडिया के जरिए। सो आई थिंक देयर वुड बी अ चेंज इन पॉलिटिक्स ऑफ इंडिया, एंड अगर मोदी जैसे लोग थोड़ा सा बैकफुट पे जाएंगे तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कुछ तब्दीली नजर आएगी। अदरवाइज अगर यही सोच आगे बढ़ेगी तो यही चीज हमें नजर आती रहेगी। और मेरे ख्याल से इंडिया को बहुत जरूरत है इस वक्त नए फेस की, नए ब्लड की, और आई थिंक कांग्रेस शुड बी देयर, क्योंकि उससे बेहतर ये होगा कि पाकिस्तान से भी कुछ ना कुछ मामला डायलॉग की तरफ नजर आएंगे। आप आखिरी सवाल आपसे ये है कि आपको ऐसा लगता है कि आने वाले वक्त के अंदर इंडिया को सख्त नुकसान होने जा रहा है, ये जो हिंदू मजहब को ये लोग लेके चल रहे हैं, या हिंदू इंतहा पसंद कह लें आप, इससे बाहर निकलने की अब बहुत जरूरत नहीं आ गई? अब एंड हो गया है बस? अब भी मोदी साहब को अल्लाह हाफिज कहने का टाइम आ गया? मैंने वही बात आपसे जिस तरीके से तरक्की कर रहे हैं तो इन्होंने वाकई एक अपने आप को एक पावर बना लिया था, लेकिन जो अब सूरत हाल हम देख रहे हैं, ये जो इन्होंने अटैक किया उसके बाद जब ये अकेले खड़े हुए, तो आप इसको समझती नहीं कि ये माइंडसेट वही है, इस वजह से लोग अकेले खड़े हैं? माइंडसेट तो देखें वही है। अभी जैसे मैंने पूरा एक लफाजी बताई कि कांग्रेस ने किस तरीके से जो है क्रैक्स पैदा किए, और अभी भी बना रहे हैं वो, किसी तरीके से वो एक नैरेटिव लेकर आ रहे हैं पुराना याद करके कि भाई एक पॉजिटिव लग रहा है कांग्रेस के लिए, बहुत अच्छा ग्राउंड खुल गया है। क्योंकि देखें ये वाला जो एडवेंचर हुआ ना वॉर का, ये एक फेलियर है जो मोदी के सर पे लग गया है कि भाई ये आपने किया ऑपरेशन सिंदूर, और आपको उसमें सुक्की मिली, पूरी दुनिया से आपको सुनना पड़ा, इंटरनेशनल मीडिया ने आपको ये सुनाया, फला ने ये किया, आपने फोन किया ट्रम्प को, और ट्रम्प बार बार आपको कह रहा है कि भाई वो दे वांटेड टू एंड दिस, उन्होंने कहा कि भाई बचा लो, ये कर लो। तो अब ये अच्छा, मजे की बात ये किया भी खुद और हार भी खुद गए, और डिनाई भी कर रहे हैं। आप ये इंतहा पसंदी देखें कि डिनाई भी कर रहे हैं, और आज भी वजीर खारजा का है कि ट्रम्प जो भी बयान दे रहे हैं वो सब गलत है,
वो सब झूठ है, ऐसा कोई नहीं है। इंडिया ने कभी कोई ऐसी रिक्वेस्ट नहीं की, पाकिस्तान गया था क्योंकि वो उनका लाया है। तो जो फ्यूचर है ना, फ्यूचर मैंने वही कहा कि कांग्रेस के लिए बहुत अच्छा मैदान है, ठीक है। अगर हम उस कंपैरिजन में देखें, पाकिस्तान का जो ये वाला सेटअप है वो बड़ा मजबूत हो गया है, तो एक जगह पे वो नुकसान में है। तो पॉलिटिकली चेंजेस आएंगे, लेट्स सी व्हाट हैपेंस। लेकिन इंटरनेशनली भी मुझे लगता है कि जो इंडियंस हैं पूरी दुनिया में, दे डोंट वांट टू बी टैग्ड और लेबल्ड एज कि भाई हम हिंदुत्व या मोदी के भक्त हैं। बहुत बहुत शुक्रिया नौरीन शम्स, आपने टाइम दिया। नाज़रीन, ये थी नौरीन शम्स, इन्होंने बताया कि आरएसएस किस तरीके से इंडिया की तरक्की को नुकसान पहुंचा रहा है और मुसलमानों के खिलाफ ये किस तरीके से काम कर रहे हैं। अब तक के लिए इतना ही, मुझे इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।